हेलो फ्रेंड्स, मैं सर डॉक्टर एकता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एकता शो। एंड टुडेज टॉपिक इज ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस यानी मतलब राज्यक्षमा, टीबी जिसको कहते हैं। तो मैं आपको बताना एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगी कि इस पूरे यूनिवर्स के अंदर सबसे पहले जो टीबी हुआ था वो हुआ था चंद्रमा को, यानी मून को। ठीक है, इसके पीछे की स्टोरी है, मैं आपको दूसरे वीडियो के अंदर जरूर बताऊंगी। इस वीडियो बताऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो देवताओं के वैद्य यानी अश्विनी कुमार जो कि सूर्य पुत्र हैं, उन्होंने उनका ट्रीटमेंट किया था पूरा आयुर्वेद पद्धति से और वो बहुत जल्दी रिकवर कर गए थे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो ये जीवाणु का नाम है, बैक्टीरिया का नाम है, वो अभी का नहीं है। उस आज से 5000 साल पहले आयुर्वेद है और ये जो स्टोरी है वो उससे भी साल पहले पुरानी है। तो सोच लो उस टाइम से इस पृथ्वी लोक पे बैक्टीरिया और वायरस हुआ करते थे, बट आयुर्वेद में हर एक चीज़ का ट्रीटमेंट है। तो ये जो ट्रीटमेंट मैं बता रही हूँ, जो मैंने अपनी पुरातन संहिताओं से लिया है, चरक संहिता से लिया है, और चरक संहिता से 5000 साल पहले लिखी गई है। तो कहने का मतलब है कि ये ट्रीटमेंट उस समय भी फॉलो होता था और उस समय भी पेशेंट ठीक होते थे। ओके, तो मेनली ये जो पेशेंट होता है इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो इसके मेन कॉजेज़ हैं। पहला कॉज है वेग धारण। वेग धारण का मतलब अगर कोई पेशेंट अपने मल मूत्र के वेगों को रोक लेता है, ठीक है, या फिर डकार के इस तरह के वेगों को रोक लेता है, तो उससे क्या होता है, वात प्रकोपित हो जाता है। वो वात प्रकोपित होकर हमारी अग्नि पे काम करता है, अग्नि को मंद कर देता है, जिससे वात पित्त कफ तीनों दोष दूषित हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं, और उसकी वजह से स्रोतस के अंदर अवरोध उत्पन्न हो जाता है। स्रोतस में अवरोध उत्पन्न होने के कारण जो भी हम खा रहे हैं तो उसका रस भाग बनता है, तो उस पर रसाग्नि काम करती है। रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, इस तरीके के 7 चैनल्स पे वो मतलब जो टर्न बाय टर्न करके जाता है वो नहीं जा पाता है, क्योंकि जो फर्स्ट धातु है, रस धातु है, उसमें कफ का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, कफ ने उसमें ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया। ठीक है, तो जितने भी पेशेंट हैं जो रस मतलब मल मूत्र के वेगों को रोकते हैं, वॉमिट है ना, वमन के वेगों को रोकते हैं, तो उनको ये डिजीज़ होती है। सेकंड होता है कि मतलब साहस, यानी आपकी बॉडी का जितना स्टैमिना है आप उतना ही काम कीजिए। अगर एक स्टैमिना से ज़्यादा अगर आप काम करते हैं, जैसे जो लेबर लोग अगर होता है ना, इनकी बॉडी के अंदर इतना स्टैमिना नहीं होता, इतना वेट नहीं होता, पर अपने वेट के से डबल या फिर वेट से भी ज़्यादा, जैसे सपोज़ किसी पेशेंट का वेट 50 है पर वो 55 kg का वेट उठा रहा है ज़बरदस्ती, या फिर 55 kg का पेशेंट है और वो 52 kg का वेट उठा रहा है, यानी 3 किलो का डिफरेंस है, तो उसको भी टीबी होने के चांसेस रहते हैं। मतलब आपके बॉडी के अंदर जितना स्टेमिना है, आपके शरीर के अंदर जितना सामर्थ्य है, आप उसके अकॉर्डिंग ही काम कीजिए। मतलब कुछ हाउसवाइफ देखी हैं या कुछ ऐसे लेबर्स लोग देखे हैं जिनकी बॉडी के अंदर बिल्कुल भी स्टैमिना नहीं है, पर फिर भी वो पैसा कमाने के लिए कह दो या उनकी मजबूरी कह दो, फिर भी वो लेबर वर्क किए जा रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनकी बॉडी के अंदर क्षय होता है, यानी उनकी बॉडी के अंदर डिफॉर्मिटीज़ आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसकी वजह से भी टीबी होता है। ठीक है, तीसरा कॉज होता है क्षय। अब क्षय का मतलब होता है कि मतलब हमारी बॉडी की जो 7 धातुएं होता है उनका डिफॉर्मिटी आना, उनकी डेफिशिएंसी होना। तो उसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक अनुलोम क्षय होता है और एक प्रतिलोम क्षय होता है। अनुलोम क्षय का मतलब क्या होता है, आप जो भी मतलब ऐसा अनुलोम क्षय होता है वो डिपेंड करता है कि पेशेंट का नेचर कैसा है। ठीक है, अगर पेशेंट का नेचर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा उसे गुस्सा आता है, क्रोध आता है, बहुत ज़्यादा चिंता करता है, या मेंटली एंजाइटी है, उसे डिप्रेशन है, या उसमें किसी तरह की जेलस है, यानी ईर्ष्या, किसी को देख के वो खुश नहीं होता, या बहुत ज़्यादा चिंता के अंदर है, किसी शोक विकार के अंदर है और वो सोचता जा रहा है, तो उसकी वजह से उसके शरीर की जो धातुएं होती हैं वो डिस्टर्ब हो जाती है। सबसे पहले शरीर के दोष डिस्टर्ब होते हैं। जो ज़्यादा चिंतन करता है, जो ज़्यादा सोचता है, जो ज़्यादा मेंटली एंजाइटी में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, उसके शरीर का वात बढ़ जाता है। और वात दोष हमारे बॉडी का एक ऐसा दोष है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। मतलब वात पित्त कफ तीन बॉडी का बेस होता है, और अगर इसमें वात डिस्टर्ब हो जाए तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ओके, तो इसमें क्या होता है, वात बढ़ जाता है, वात बढ़ के सीधा ये कोष्ठ में काम करता है और अग्नि को मंद कर देता है। आप जो भी खाना खा रहे हो वो आपको नहीं पचेगा, और जो 7 धातु है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट जो भी खा रहा है वो अंग नहीं लगेगा, जो भी वो खा रहा है उसका रस धातु बनेगा, और जो रस धातु को ही वो डिस्टर्ब कर देता है। मेनली जो राज्यक्षमा है ना, इसमें रस धातु डिस्टर्ब हो जाती है, शरीर की पहली धातु ही डिस्टर्ब हो जाती है। इसकी वजह से पेशेंट सुकड़ता चला जाता है, सिंक मतलब उसका वजन कम होता चला जाता है, बहुत ही दुबला पतला होने लग जाता है, क्षीण होने लग जाता है।
ज़्यादा चिंता वगैरह जो अगर पेशेंट करते हैं बहुत लॉन्ग टाइम से, क्योंकि किसी पेशेंट की आदत होती है बेमतलब ही सोचते रहेंगे, डिप्रेशन में आते रहेंगे, उनको टीबी लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो टेंशन में रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा क्रोध करते हैं, जो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नेचर के होते हैं, जेलस नेचर के होते हैं, उनको होता है। प्रतिलोम क्षय का मतलब क्या होता है कि ऐसे ये भी पेशेंट के नेचर पर डिपेंड करता है। ऐसे पेशेंट होते हैं जो बहुत ज़्यादा सेक्स में इन्वॉल्व रहते हैं, बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के साथ इंटरक्रॉस वगैरह करते हैं, बॉडी के अंदर स्टेमिना नहीं, फिर भी करे जा रहे हैं क्योंकि उनका नेचर ऐसा है। मान लो डर्टी मूवीज़ देख के या ब्लू फिल्म देख के, तो उससे क्या होता है, शरीर की 7वीं धातु क्षय हो रही है, मतलब शुक्र धातु क्षय हो रहा है एक लेवल से ज़्यादा, और शुक्र धातु क्षय हुआ तो वात बढ़ेगी तो वो फिर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, जैसे शुक्र के बाद में आता है अस्थि, मज्जा को डिस्टर्ब करेगी, फिर बोन को डिस्टर्ब करेगी, फिर मसल्स को डिस्टर्ब करेगी, फिर मतलब मेद को डिस्टर्ब करेगी। इस तरीके से वो मतलब पूर्वोत्तर क्रम में, मतलब उल्टा अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जितनी भी धातु उनको डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर देगी। इससे भी क्या होता है, शरीर सिंक होना स्टार्ट हो जाता है, दुबला पतला होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा नेचर जिस पेशेंट का हो, आप भी ऐसे पेशेंट को ऑब्जर्व करें कि जो ज़्यादा गुस्सा वगैरह करता है, इस तरह का नेचर, जो अग्रेसिव नेचर का है, जेलस नेचर का है, जो बहुत ज़्यादा सेक्सुअल में इन्वॉल्व रहता है, जो बहुत ज़्यादा इंटरक्रॉस में इन्वॉल्व रहता है, जो हद से ज़्यादा मास्टरबेट करता है, उनको भी टीबी होने के चांसेस रहते हैं। फोर्थ क्या होगा, विस्मासन मतलब आप इतना सेक्स कर रहे हैं, इतनी टेंशन ले रहे हैं, या फिर इतना शारीरिक व्यायाम कर रहे हैं, या फिर शारीरिक काम कर रहे हैं, मतलब जो लेबर वगैरह होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप खाना नहीं खा रहे हैं। ठीक है, एक नेचुरल फूड जो होता है, जैसे अब पर डे हमारी बॉडी के अंदर जितने भी प्रोटीन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन की ज़रूरत होती है, उतना आप रेशियो में नहीं ले रहे हैं, कुछ भी जो मिला वो खाए जा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपकी बॉडी को अच्छा नरिशमेंट नहीं मिलेगा, तो टीबी होने के चांसेस होंगे, इम्यूनिटी सिस्टम आपका डाउन होगा। ठीक है, सेकंड क्या होता है कि आपका एक खाना, आपने एक टाइम में खाना खाया, मान लो आपने ब्रेकफास्ट किया, वो भी ब्रेकफास्ट टाइम पे नहीं करके लंच के टाइम पे आपने ब्रेकफास्ट किया है, लेट किया है, और वो पचा नहीं है, और उसके बाद में 1-1.5 घंटे बाद में भी आपने दूसरा खाना खा लिया, फिर तीसरा और कुछ ड्रिंक वगैरह पी ली, तो इसकी वजह से क्या डाइजेशन सही नहीं हो पाएगा। तो गलत आहार की वजह से भी आपका बॉडी खराब हो सकता है, बॉडी का अग्नि खराब हो सकता है, कोष्ठ अग्नि खराब हो सकती है। कोष्ठ अग्नि डिस्टर्ब हो गई तो फिर वो 7 चैनल्स जो होते हैं हमारे, जिसमें हर बार बताती हूँ, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इनकी पर्टिकुलर अपनी खुद की धातु होती है, रसाग्नि, रक्ताग्नि, मांसाग्नि, मेदाग्नि, अस्थियाग्नि, है ना। इस तरह की धातुओं में अगर डिस्टर्बेंस होने लग जाएगा तो वो पूरी तरीके से पचन फॉर्म में नहीं रहेगी, तो सातों धातुओं में पूरी तरीके से वर्क नहीं करेगी। तो आपका डाइट, इसलिए आयुर्वेदा ट्रीटमेंट के साथ मैं हमेशा डाइट प्रोटोकॉल जरूर बताती हूँ। तो आपको अपना डाइट मैनेज रखना है, और जो लॉन्ग टाइम तक अपने डाइट को, यानी नरिशमेंट, न्यूट्रिशन वाली डाइट अगर नहीं ले पाते हैं तो उनको ये दिक्कत होती है। ये 4 इसके मेन कॉज हो गए। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस में क्या होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम का जो जीवाणु होता है, उसकी वजह से ये टीबी रोग होता है। पर ये लोग होता उसी को है जिसका इम्यूनिटी सिस्टम वीक होगा, और इम्यूनिटी सिस्टम किसका वीक होगा, जो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा मैंने 4 कॉज बताए हैं आपको। कौन सा, विस्मासन, दूसरा है साहस, मतलब अपनी बॉडी के स्टेमिना से भी ज़्यादा वर्क करना, तीसरा होता है कि आप एक्सेसिव सेक्सुअल डिज़ायर आपकी अगर ज़्यादा है तो आप वो उसमें इन्वॉल्व हो रहे हो, या फिर क्रोध, अग्नि, चिंता, डिप्रेशन वगैरह आपको ज़्यादा है, उसकी वजह से हो सकता है ये। ठीक है, तीसरा हो सकता है वेग धारण, मतलब अपने मल मूत्र के वेगों को रोक रहे हैं। मैं कॉज पे इसलिए ध्यान दे रही हूँ क्योंकि अगर आपकी का भी ये नेचर है तो आप अपने नेचर को सुधार लो। ट्रीटमेंट तो मैं बता दूँ कि मेन कॉज होता है, कॉज को समझो आप। ठीक है, तो इससे इन सब कॉज से क्या होता है कि आपका इम्यूनिटी लेवल डिस्टर्ब हो जाएगा, डिक्रीज हो जाता है, और ज़रूरी नहीं कि आपको टीबी हो, कोई दूसरी बीमारी भी लग सकती है। तो मेनली इन लोगों को टीबी लगती है। और जो लोग लेबर लोग होते हैं, जो कि मतलब पत्थर के खान में काम कर रहे हैं, या फिर जो ज़्यादा एक्सेसिव मतलब वज़न को ढोने का काम कर रहे हैं, तो उनको मेनली पल्मोनरी टीबी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इसके कॉज। अब मैं बताती हूँ इसका ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में आपको क्या करना है, बात आ जाती है अब ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में आपको क्या लेना है, स्वर्ण वसंत मालती रस 125 मिलीग्राम, सीतोपलादी चूर्ण 2 ग्राम, प्रवाल पंचामृत लेना है आपको 250 मिलीग्राम। इसको आपको शहद के साथ में लेना है, दिन में 2 बार। ठीक है, बॉडी को आपको बल प्रदान करना है, तो बल प्रदान करने की सबसे अच्छी मेडिसिन होती है द्राक्षासव। ठीक है, तो ये द्राक्षासव क्या शरीर के अंदर इंटरनली मजबूती लाती है और वीकनेस को कम करती है। ये 20 ml लेना है आपको, 20 ml पानी मिला के गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के आधे घंटे बाद में। अगर आपकी
स्पूटम के साथ में ब्लड आ रहा है तो उसमें एलादीवटी बहुत अच्छा काम करती है। 2 गोली एलादीवटी की गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के आधे घंटे बाद में आपको लेनी है। च्यवनप्राश आपको लंबे समय तक लेना है क्योंकि एक सर्वश्रेष्ठ रसायन है हमारे आयुर्वेदा में। च्यवनप्राश का नाम च्यवनप्राश क्यों रखा, इसका क्या बेनिफिशियल है, ये भी मैं आपको आने वाले वीडियो के अंदर ज़रूर बताऊँगी। ठीक है, तो ये आपको मेडिसिन लेनी है। इसके बाद में अगर आपको लगता है कि अग्निमंद है तो आपको चित्रकादिवटी ले सकते हैं, तो क्या दीपन पाचने का काम करती है। तो ये ट्रीटमेंट फॉलो कीजिए। अब इन जो पेशेंट्स होते हैं ना, उनके मेन कॉजेज़ क्या होते हैं, आप कैसे पहचानोगे उन्हें, क्योंकि टीबी का जो पेशेंट जो होता है उसके भी कुछ पूर्व रूप होते हैं। मतलब टीबी होने से पहले भी आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे साइन एंड सिम्टम्स आपकी बॉडी के अंदर आ जाएंगे जो बताएंगे कि हाँ आपको टीबी हो सकता है। तो उसके मेन कार्डियक साइंस की बात करते हैं, पहले मेंटल साइन की बात करते हैं। तो ऐसा जो पेशेंट होगा ना, उसको सेक्सुअल डिज़ायर सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होगी। सेकंड होगा कि उसको सपने के अंदर या फिर तो चंद्रमा टूटते हुए दिखेगा, सूरज टूटते हुए दिखेगा, कोई टूटता हुआ तारा दिखेगा, या उल्कापिंड का मतलब उल्कापिंड का ग्रुप दिखेगा उसको जो पृथ्वी की तरफ आ रहा है। इस तरह के सपने आएंगे। तीसरा सपना क्या होगा उसका कि नदी तालाब को सूखते हुए देखेगा, वो झरने को सूखते हुए देखेगा, या फिर किसी पक्षी की सवारी करते हुए देखेगा अपने आप को। आप पेशेंट को पूछना कि आपको इस तरह के ड्रीम्स आते हैं क्या, तो वो ज़रूर हाँ कहेगा। ठीक है, और उसका मेंटली स्टेटस क्या ऐसा हो जाता है कि वो कितना भी नीट एंड क्लीन रहे, वो अपने आप को कहेगा नहीं मैं तो गंदा हूँ, मेरे में से स्मेल आ रही है, मेरे यहाँ पे डस्ट लगी हुई है, मैं अभी फिर से नहा कर आता हूँ। कितना भी नीट एंड क्लीन से रह ले, क्योंकि उसके माइंड में ऐसा हो जाता है कि मैं गलत हूँ, उसको अपने आप से घृणा होने लग जाएगी, विभत्सता जिसको कहते हैं। वो कहेगा नहीं मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरे से सब दूर रहो। बहुत गंदी गंदी अजीब अजीब से उसकी मेंटल स्थिति हो जाती है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखो कि ये उसके पूर्व रूप है जो बता रहे हैं कि हाँ इसको फ्यूचर में चल के टीबी हो सकता है। और ये कार्डियक साइन है, आप किसी भी पेशेंट को पूछना। अल्कोहल की, नॉन वेज की उसको हद से ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, उसका मन करेगा अल्कोहल और नॉन वेज वगैरह खाने का। ठीक है, तो ये तो थे इसके मेंटल सिम्टम्स। अब मैं इसको फिजिकल सिम्टम्स बताती हूँ। फिजिकल सिम्टम्स में क्या होगा, स्पूटम आएगा, उसको बार बार जोर जोर से खांसी होगी, कहेगा वो चेस्ट में पेन हो रहा है, शोल्डर के अंदर पेन हो रहा है, बॉडी पूरी तरीके से वीक नज़र आएगी उसको। ज़्यादा अगर खांसेगा तो उसके साथ वॉमिट भी आ सकती है, उसको आंखों के सामने अंधेरा छा सकता है। ठीक है, और इस तरह का जो पेशेंट होगा ना अपने आप को बहुत दुबला पतला सा समझेगा। ठीक है, मतलब जुकाम उसको हमेशा रहेगा, बहुत ज़्यादा नींद आएगी उसको, पूरी बॉडी में वीकनेस होगी, तो समझ आना कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। वेट उसका धीरे धीरे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके पूर्व रूप है। अब इसके मेन सिम्टम्स तो आपको पता ही है क्या होते हैं। जो टीबी का पेशेंट होता है उसका धीरे धीरे वेट डाउन होने लग जाता है, उसको फीवर 24 घंटे बना रहेगा, सेक्सुअल डिज़ायर उसको बहुत ज़्यादा रहेगी, एंड और इसी सेक्सुअल डिज़ायर को कंप्लीट करने के लिए या फिर वो मास्टरबेट करता है तो उसका वजह से उसका इम्यूनिटी सिस्टम और डिक्रीज़ हो जाता है, जो भी अपन मेडिसिन दे रहे हैं उसको लगती नहीं है, और उसकी वजह से उसको टीबी रिकवर की जो स्टेज हो जाती है वो और लंबी हो जाती है। अगर कोई बच्चा है ना 6 मंथ में ठीक हो सकता है, कोई पेशेंट 6 मंथ में ठीक हो सकता है, कोई पेशेंट 6 मंथ में ठीक हो सकता है, तो उसको टाइम ज़्यादा लग जाता है इन्हीं हरकतों की वजह से। तो उसको थोड़ा समझाना चाहिए कि इस तरह की हरकतें वो नहीं करे, इस पर कंट्रोल करें। उस पुटम के साथ उसको ब्लड आएगा, हाथ पैरों में दर्द होगा, पूरी बॉडी में उसमें भयंकर वाली वीकनेस होगी। मैंने तो इस तरह के पेशेंट को देखा है जिनके शरीर में इतना क्षय हो गया कि वो ढंग से चल भी नहीं पा रहे, ढंग से खड़े भी नहीं हो पा रहे। ठीक है, तो ऐसे में आप 6 मंथ डॉट्स ट्रीटमेंट जरूर लीजिए। ठीक है ना, एलोपैथ के अंदर, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सिर्फ आयुर्वेदा ट्रीटमेंट लीजिए। ओनली आयुर्वेदा ट्रीटमेंट से आप रिकवर नहीं कर सकते, डॉट ट्रीटमेंट से इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। स्टार्टिंग के 3 मंथ में अगर डॉट्स ट्रीटमेंट एलोपैथ का दिया जाता है तो उससे इन्फेक्शन दूसरों को लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। 6 मंथ का आपको डॉट्स का ट्रीटमेंट लेना है पूरी तरीके से, बट 6 मंथ कंप्लीट होने के बाद या उसके साथ आप मैंने जो बताई मेडिसिन चला सकते हो। उससे क्या होगा, आपका शारीरिक बल बनेगा। टीबी होने के मोस्ट ऑफ पेशेंट के अंदर देखा है कि उनका शरीर में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, या फिर उसकी जो रिकवर करने की जो स्थिति होती है, रिकवर करने की जो स्पीड होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। ये जो मेडिसिन बताती हूँ वो सर्वश्रेष्ठ रसायन का काम करती है, जो बॉडी के अंदर वापस रीजनरेट करने का काम करती है, बॉडी को वापस रिकवर करने का काम करती है। तो आप ये मेडिसिन चला सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप आयुर्वेदा मेडिसिन नहीं लेना चाहते हैं, डॉक्टर्स ट्रीटमेंट चलाना चाहते हैं, वो आप चलाइए। इसके साथ आप च्यवनप्राश भी अगर लेते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो आप इस प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।